नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक में, जहां हर कहानी सच्चाई, रहस्य और इंसानी जज्बातों का एक ऐसा ताना बाना बुनती है जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको रिश्तों की गहराई, प्यार की आड़ में छुपे धोखे और इंसानी फितरत की काली सच्चाई से रूबरू कराएगी। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ सहा, लेकिन प्यार और विश्वास के नाम पर उसे मिला सिर्फ धोखा और मौत। ये कहानी कानपुर की तंग गलियों से शुरू होकर एक ऐसी साजिश तक पहुंचती है जो समाज के हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी जो रिश्तों को समझना चाहता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नई सच्चाई आपका इंतजार कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों, विश्वास और विश्वासघात की एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिल को छू लेगी। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना देर किए इस दिल दहलाने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। 5 जुलाई 2014, कानपुर नौबस्ता हाईवे। सुबह की पहली किरणें धुंध को चीर रही थीं। नौबस्ता हाईवे के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। चाय की चुस्कियों की खुशबू, हंसी मजाक और हल्की फुल्की गपशप के बीच ये लोग अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थे। लेकिन ये खुशनुमा माहौल अचानक टूट गया जब एक बुजुर्ग की नजर हाईवे के किनारे पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई पुराना कपड़ा या कचरा होगा, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें उसकी ओर खींच लिया। जैसे ही वो पास पहुंचे, उनके पैर ठिठक गए। वहां एक औरत की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। सिर पर गहरी चोट के निशान थे, जैसे किसी ने भारी हथियार से वार किया हो। गले में साड़ी का फंदा लटक रहा था और उसकी साड़ी मिट्टी में सनी हुई थी। उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो मरने से पहले कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मौत ने उसे मौका नहीं दिया। बुजुर्ग की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि लाश के और पास जाए। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कौन है? क्या ये सड़क हादसा है या फिर कोई हत्या? हर किसी के मन में सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। आखिरकार एक युवक ने हिम्मत दिखाई और अपने फोन से थाना नौबस्ता पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ कुछ सिपाही, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एक फोटोग्राफर भी था। मौके पर पहले से ही भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग डर और उत्सुकता के साथ पुलिस की हर हरकत को गौर से देख रहे थे। अरुण कुमार सिंह ने सिपाहियों को भीड़ को हटाने का इशारा किया और खुद लाश के पास गए। उनकी नजरें लाश पर टिक गईं। औरत की उम्र करीब 35 साल के आसपास लग रही थी। उसके सिर पर गहरी चोट थी, जैसे किसी भारी हथियार से वार किया गया हो। चेहरा किसी नुकीली चीज से बुरी तरह काटा गया था। गले में साड़ी का फंदा इस बात की गवाही दे रहा था कि ये हत्या सुनियोजित थी। अरुण ने भीड़ की ओर देखते हुए सवाल किया, किसी ने इसे पहचाना? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। कोई भी उस औरत को नहीं जानता था, न उसका नाम, न उसका पता, न ही कोई सुराग। पुलिस ने मौके की तफ्तीश शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने आसपास के इलाके से सबूत जुटाने शुरू किए। कुछ खून के धब्बे, टूटी हुई चूड़ियां और साड़ी का एक टुकड़ा पुलिस को मिला, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं था जो उस औरत की पहचान बता सके। अरुण कुमार सिंह ने सिपाहियों को लाश को पोस्टमार्टम के लिए कानपुर के लाला लाजपत राय अस्पताल भेजने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस की सुस्ती ने एक बड़ी गलती कर दी। मौके पर जरूरत से ज्यादा वक्त बिताने की वजह से पोस्टमार्टम उसी दिन नहीं हो सका और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अगली सुबह 6 जुलाई को कानपुर के अखबारों में एक खबर सुर्खियां बनी, नौबस्ता हाईवे पर मिली अज्ञात महिला की लाश। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। चाय की दुकानों से लेकर बस स्टॉप तक हर जगह लोग इस रहस्यमयी हत्या की चर्चा करने लगे।
कुछ इसे सड़क हादसा बता रहे थे तो कुछ इसे एक क्रूर हत्या का मामला मान रहे थे। इसी सुबह चकेरी थाना इलाके के रामपुर मोहल्ले में एक छोटे से किराए के मकान में रहने वाले शिवचरण सिंह भदौरिया ने अखबार खोला। उनकी आंखें उस खबर पर ठहर गईं और उनके हाथ कांपने लगे। खबर पढ़ते ही उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म ले लिया। शिवचरण एक साधारण इंसान थे। शहर के मशहूर होटल लिटिल में चीफ वेटर की नौकरी करते थे। उनकी जिंदगी सीमित थी, लेकिन वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उनकी पत्नी नीलम, जिसे लोग पिंकी के नाम से भी जानते थे, और उनके 2 बेटे सचिन और शिवम उनकी दुनिया थे। लेकिन पिछले 2 दिन से उनकी दुनिया अंधेरे में डूबी थी। 4 जुलाई की शाम को नीलम घर से निकली थी। उसने बच्चों से कहा था, मैं तुम्हारी स्कूल ड्रेस दर्जी से लेने जा रही हूँ। रास्ते में कुछ सामान भी खरीद लूंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। लेकिन वो वापस नहीं लौटी। शिवचरण ने उसे हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों, हर किसी से पूछा, लेकिन नीलम का कोई अता पता नहीं था। अखबार में खबर पढ़ते ही शिवचरण का दिल बैठ गया। उन्हें शक हुआ कि कहीं हाईवे पर मिली लाश उनकी पत्नी नीलम की तो नहीं। ये ख्याल उनके दिमाग में बार बार कौंध रहा था। वो बेचैन हो उठे। उन्होंने अपने बेटों सचिन और शिवम को बुलाया। सचिन, शिवम, तैयार हो जाओ, हमें थाने चलना है। उनकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था। पापा, क्या हुआ? मम्मी मिल गई? सचिन ने मासूमियत से पूछा। शिवचरण का गला रुंध गया। वो कुछ नहीं बोले, बस बच्चों को साथ लेकर थाना नौबस्ता की ओर चल पड़े। थाना नौबस्ता में शिवचरण ने थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह से मुलाकात की। अरुण एक सख्त मिजाज के पुलिस वाले थे, जिन्हें अपने काम का अनुभव और रुतबा दोनों पर गर्व था। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो इस केस को जल्दी से निपटाना चाहते हों। शिवचरण ने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। उसकी आवाज में गम, डर और एक अनजाना सा दर्द साफ झलक रहा था। साहब, मेरी पत्नी नीलम 2 दिन से गायब है। 4 जुलाई की शाम को वो घर से निकली थी। बच्चों से कहा था कि वो उनकी स्कूल ड्रेस लेने जा रही है, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज अखबार में खबर पढ़ी तो दिल में शक हुआ। कृपया मुझे लाश दिखाने की इजाजत दें। मैं जानना चाहता हूँ कि वो मेरी पत्नी तो नहीं। अरुण ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनकी नजरें कहीं और थीं। उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और कहा, इनके साथ पोस्टमार्टम हाउस जाओ, लाश दिखाओ और जो भी हो मुझे तुरंत बताओ। शिवचरण अपने बेटों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। वहां का माहौल ठंडा और डरावना था। सफेद चादरों से ढकी कई लाशें एक के बाद एक पड़ी थीं। एक कर्मचारी ने उन्हें उस लाश के पास ले जाया जो हाईवे पर मिली थी। जैसे ही कर्मचारी ने चादर हटाई, शिवचरण की सांसें थम गईं। वो औरत कोई और नहीं, उनकी पत्नी नीलम थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन वो चेहरा, वो आंखें, वो शिवचरण के लिए अनजान नहीं थी। नीलम! शिवचरण की चीख उस खामोश कमरे में गूंज उठी। वो जोर जोर से रोने लगे। उनके बेटे सचिन और शिवम अपनी माँ की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगे। सचिन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे वापस बुलाना चाहता हो। शिवम अपने पिता के सीने से लिपट कर रो रहा था। उस पल में पोस्टमार्टम हाउस की खामोशी को सिर्फ उनके दर्द भरे आंसुओं की आवाज ने तोड़ा। शिवचरण बार बार यही कह रहे थे, मेरी नीलम, मेरी नीलम को किसने मारा, क्यों मारा? लाश की पहचान होने के बाद शिवचरण अपने बेटों के साथ थाने वापस आए। अरुण कुमार सिंह ने उन्हें बैठने को कहा और सवाल जवाब शुरू किए। शिवचरण जी, बताइए, नीलम जी कब और कैसे गायब हुई? क्या हुआ था उस दिन? अरुण ने अपने नोटपैड में कुछ लिखते हुए पूछा। शिवचरण ने रुंधे गले से बताया, 4 जुलाई की शाम करीब 4 बजे वो घर से निकली थी। बच्चों से कहा था कि वो उनकी स्कूल ड्रेस दर्जी से लेने जा रही है और रास्ते में कुछ सामान भी खरीद लेगी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज सुबह अखबार में खबर पढ़ी तो मेरा दिल बैठ गया। थाने आकर जब लाश देखी तो यकीन हो गया कि मेरी नीलम की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अरुण ने अगला सवाल किया, क्या आपको किसी पर शक है? कोई ऐसा इंसान जिससे नीलम जी की कोई दुश्मनी हो? शिवचरण ने एक पल के लिए रुककर अरुण की आंखों में देखा, फिर बिना झिझक के एक नाम लिया, जगराम सिंह। ये नाम सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। अरुण की भवें तन गईं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। जगराम सिंह? वो कौन?
अरुण ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। शिवचरण ने बताया, जगराम सिंह एक सब इंस्पेक्टर है, लखनऊ में तैनात है और बर्रा में अपने परिवार के साथ रहता है। वो मेरा रिश्तेदार भी है, मेरे बड़े भाई का चचेरा साला। लेकिन मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि मेरी नीलम की हत्या उसी ने की है। शिवचरण की बातें सुनकर हर कोई हैरान था। उन्होंने आगे बताया, जगराम का हमारे घर बहुत आना जाना था। इस दौरान उसकी नीलम से नजदीकियां बढ़ गई थीं। मुझे पता चला कि उनके बीच अवैध संबंध थे। मैंने कई बार नीलम को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। जब नीलम ने जगराम से दूरी बनानी शुरू की तो उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। मुझे यकीन है साहब, मेरी नीलम को जगराम ने ही मारा है। शिवचरण की बातें सुनकर थाने में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन अरुण कुमार सिंह ने उनकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय टाल दिया। देखिए शिवचरण जी, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है ये कोई सड़क हादसा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। आप घर जाइए, हम जांच करेंगे। अरुण का जवाब सुनकर शिवचरण को यकीन हो गया कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और शायद इसके पीछे जगराम सिंह का पुलिस में प्रभाव था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वो सारी सच्चाई सामने ले आई जो अरुण कुमार सिंह दबाना चाह रहे थे। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि नीलम की मौत सिर की हड्डी टूटने से हुई थी। उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं। सिर पर भारी वस्तु से वार किया गया था, चेहरा चाकू से बुरी तरह गोदा गया था और गले में साड़ी का फंदा कसने के निशान थे। ये साफ था कि नीलम की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नीलम की हत्या से पहले उसे यातनाएं दी गई थीं। उसके चेहरे पर कई गहरे घाव थे, जैसे कातिल ने उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की हो। गले के निशान बताते थे कि उसका गला कसकर दबाया गया था, जिससे उसकी तड़प तड़प कर जान गई थी। लेकिन इसके बावजूद अरुण कुमार सिंह ने हत्या की एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्होंने शिवचरण को टालते हुए कहा कि वो जांच कर रहे हैं और जल्दी ही सब साफ हो जाएगा। शिवचरण को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगने लगा कि जगराम सिंह ने अपने पुलिस वाले संबंधों का इस्तेमाल करके मामले को दबाने की कोशिश की है। शिवचरण ने अपने बेटों को लेकर घर लौटने का फैसला किया, लेकिन उनके मन में एक आग जल रही थी। वो अपनी पत्नी के कातिल को सजा दिलवाना चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष करना पड़े। जब ये बात स्थानीय अखबारों में छपी कि नौबस्ता पुलिस ने हत्या की एफआईआर तक दर्ज नहीं की, तो मामला तूल पकड़ने लगा। अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा। नौबस्ता हाईवे हत्या, पुलिस की सुस्ती, कातिल आजाद। ये खबर पढ़कर लोग भड़क उठे। नौबस्ता और चकेरी के स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थाना नौबस्ता के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस मुर्दाबाद, इंसाफ दो। ये नारे हवा में गूंज रहे थे। लोग चाहते थे कि नीलम के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सोशल मीडिया पर भी ये मामला वायरल होने लगा। ट्विटर पर "Your Justice for नीलम" ट्रेंड करने लगा। लोग पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठा रहे थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। आखिरकार ये खबर आईजी आशुतोष पांडे तक पहुंची। आशुतोष पांडे एक ईमानदार और कड़क पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत अरुण कुमार सिंह को फोन किया। अरुण, ये क्या सुन रहा हूँ? एक हत्या का मामला है और तुमने अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की। क्या चल रहा है? आशुतोष की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। अरुण ने सफाई देने की कोशिश की। सर, हम जांच कर रहे हैं। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लेकिन आशुतोष ने उनकी बात काट दी। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। मैं खुद इस केस की निगरानी करूंगा। तुम तुरंत एफआईआर दर्ज करो और मुझे पूरी डिटेल्स दो। आशुतोष ने तुरंत क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश को मामले की जांच सौंपी। ओम प्रकाश एक तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ काम शुरू किया। ओम प्रकाश ने सबसे पहले मौके का दोबारा दौरा किया। फॉरेंसिक टीम को फिर से बुलाया गया और आसपास के इलाके की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन उस इलाके में ज्यादातर कैमरे या तो खराब थे या फिर रात के अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद ओम प्रकाश ने शिवचरण से दोबारा मुलाकात की। शिवचरण ने उन्हें जगराम सिंह के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने जगराम और नीलम के रिश्ते, उनके अवैध संबंध और जगराम की नीलम से बढ़ती दूरी के बारे में सब कुछ बयान किया। साहब, जगराम बहुत चालाक है। वो पुलिस में है, इसलिए उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुझे यकीन है मेरी नीलम की हत्या उसी ने की है। वो उसे रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि नीलम उससे दूरी बना रही थी। शिवचरण की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी था। ओम प्रकाश ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने जगराम सिंह के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री निकालने का आदेश दिया। साथ ही नीलम के फोन की डिटेल्स भी मंगवाई गईं। जब कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री की रिपोर्ट आई तो वो एक बड़ा सबूत बनकर सामने आई। नीलम के फोन पर आखिरी कॉल जगराम सिंह का था। 4 जुलाई की शाम 3:45 पर जगराम ने नीलम को फोन किया था और दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बात हुई थी। इसके बाद नीलम का फोन बंद हो गया। नीलम के फोन की आखिरी लोकेशन चकेरी के श्यामनगर चौराहे पर मिली, जो उस समय जगराम के फोन की लोकेशन से मेल खाती थी। कॉल डिटेल्स से यह भी पता चला कि नीलम और जगराम के बीच पिछले कई महीनों से रोजाना बातें होती थीं। कई बार उनकी बातचीत घंटों तक चलती थी। कुछ कॉल्स देर रात को भी थीं, जब शिवचरण घर पर नहीं होता था। ये सबूत जगराम को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। ओम प्रकाश ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की और आईजी आशुतोष पांडे को सौंपी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जगराम सिंह पर नीलम की हत्या का गंभीर संदेह है। साथ ही अरुण कुमार सिंह की लापरवाही और कदाचार को भी उजागर किया गया। रिपोर्ट पढ़कर आशुतोष पांडे का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत अरुण कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया और 10 जुलाई को खुद थाना नौबस्ता पहुंचे। आईजी आशुतोष पांडे ने जगराम सिंह को थाने बुलाया। जगराम जब थाने पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो एक अनुभवी पुलिस वाला था और उसे अंदाजा था कि अब बचना मुश्किल है। आशुतोष ने जगराम से सख्ती से पूछताछ शुरू की। जगराम, तुम्हें मौका दे रहा हूं, सच बोल दो, नीलम की हत्या में तुम्हारा हाथ है या नहीं? जगराम ने पहले तो इनकार किया। उसने कहा कि वो नीलम को जानता था, लेकिन उसका हत्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आशुतोष ने कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री का सबूत उसके सामने रखा तो वो टूट गया। दबाव में आकर जगराम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपने साले लक्ष्मण सिंह की मदद से नीलम की हत्या की थी। उसने पूरी कहानी बयान की, जो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। नीलम उर्फ पिंकी फतेहपुर के खागा कस्बे के एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता राम सिंह एक शराबी थे, जो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा शराब में उड़ा देते थे। उनकी पत्नी चंदा और बेटी नीलम ही घर की जिम्मेदारी संभालती थी। राम सिंह का बड़ा बेटा पप्पू भी पिता की तरह शराबी बन गया था, जिसके चलते परिवार की हालत और खराब हो गई। नीलम एक समझदार और मेहनती लड़की थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन घर की आर्थिक तंगी की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। जब वो सयानी हुई तो राम सिंह को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन उनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। आखिरकार राम सिंह ने कानपुर के चकेरी इलाके में रहने वाले शिवचरण सिंह भदौरिया को चुना। शिवचरण शहर के मशहूर होटल लिटिल में चीफ वेटर था। उसकी आमदनी सीमित थी, लेकिन स्थिर थी। राम सिंह को शिवचरण का काम और हैसियत पसंद आई। अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज देकर उन्होंने नीलम की शादी शिवचरण से कर दी। शादी के बाद नीलम की जिंदगी में कुछ खुशियां आईं। वो 2 बेटों सचिन और शिवम की मां बनी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, परिवार का खर्च बढ़ता गया। शिवचरण की 5,000 रुपए की मासिक कमाई से घर चलाना मुश्किल हो गया। 2,000 रुपए किराए में चले जाते और बाकी पैसों से घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई पूरी करना नामुमकिन था। नीलम को कपड़े, मेकअप और छोटी मोटी शौक की चीजों का शौक था। वो अक्सर शिवचरण से पैसे मांगती, लेकिन शिवचरण की सीमित कमाई की वजह से दोनों के बीच झगड़े होने लगे। शिवचरण को लगता था कि वो अपने परिवार को वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जो वो चाहता था। इस तनाव ने उसे शराब की लत में डाल दिया। इसी दौरान शिवचरण के घर में जगराम सिंह का आना जाना शुरू हुआ। जगराम शिवचरण के बड़े भाई का चचेरा साला था। वो एक सब इंस्पेक्टर था और लखनऊ में तैनात था। उसका परिवार बर्रा कॉलोनी में रहता था।
जगराम एक चालाक और बातों का धनी इंसान था। उसकी मीठी बातें और मदद करने की आदत ने नीलम को प्रभावित किया। जगराम ने नीलम की परेशानियों को समझा। वो जान गया था कि नीलम अपने पति से वो प्यार और ध्यान नहीं पा रही थी जो उसे चाहिए था। उसने नीलम की मदद शुरू की। अगर नीलम को पैसे चाहिए होते तो जगराम बिना सवाल किए दे देता। अगर शिवचरण को कभी जरूरत पड़ती तो वो उसे भी पैसे दे देता। शिवचरण, जो जगराम की मनोभावनाओं से अनजान था, इसे उसकी रिश्तेदारी का फर्ज मानता था। लेकिन नीलम सब समझ चुकी थी। वो जान गई थी कि जगराम की मदद के पीछे उसकी दूसरी मंशा थी। धीरे धीरे जगराम और नीलम की नजदीकियां बढ़ने लगी। जगराम ने नीलम को एक मोबाइल फोन दे दिया ताकि वो आसानी से बात कर सके। दोनों की बातें अब देर रात तक होने लगी। नीलम, जो अपने पति से वो सुख और प्यार नहीं पा रही थी, जगराम की ओर खींचती चली गई। एक दिन जब नीलम घर में अकेली थी, जगराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया और नीलम ने भी उसका साथ दे दिया। दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। कई सालों तक नीलम और जगराम का रिश्ता लोगों की नजरों से छुपा रहा। जगराम बहुत चालाकी से काम लेता था। जब वो शिवचरण की मौजूदगी में आता तो एकदम रिश्तेदार की तरह पेश आता। लेकिन जब उसे नीलम के साथ अकेले का मौका मिलता तो वो उसका प्रेमी बन जाता। लेकिन जगराम का बार बार शिवचरण के घर आना और घंटों रुकना लोगों को शक पैदा करने लगा। पड़ोसियों ने शिवचरण के कान भरने शुरू कर दिए। शिवचरण, तू कुछ ज्यादा ही भोला है। जगराम और नीलम का कुछ चक्कर चल रहा है, तू सावधान रह। शिवचरण को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उसने नीलम और जगराम को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उस दिन वो चुप रहा, लेकिन उसके दिल में आग लग गई। उसने नीलम पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उसने अपने बच्चों से भी कह दिया कि जगराम के आने की खबर उसे दे दें। लेकिन जगराम और नीलम पहले से ज्यादा सतर्क हो गए। वो तभी मिलते जब शिवचरण घर पर नहीं होता। जगराम ने नीलम को एक नया मोबाइल फोन दे दिया ताकि उनका संपर्क बना रहे। एक दिन शिवचरण ने नीलम को जगराम से फोन पर बात करते पकड़ लिया। गुस्से में उसने नीलम का फोन छीनकर तोड़ दिया। लेकिन जगराम ने अगले ही दिन नीलम को नया फोन दे दिया। आखिरकार शिवचरण ने हार मान ली। उसने जगराम की पत्नी लक्ष्मी को सारी सच्चाई बता दी। लक्ष्मी ने जगराम को खूब खरी खोटी सुनाई और धमकी दी कि वो उसे और बच्चों को छोड़ देगी। जगराम घबरा गया और उसने नीलम से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन नीलम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जगराम से पैसे मांगने शुरू कर दिए और उसे बदनाम करने की धमकी दी। जगराम अब दोराहे पर था। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ नीलम, जो उसकी जिंदगी को नर्क बना रही थी। नीलम की बढ़ती मांगों और धमकियों से जगराम तंग आ चुका था। जगराम ने अपने साले लक्ष्मण सिंह के साथ मिलकर नीलम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रची। लक्ष्मण जगराम का खास मखास था और उसकी हर बात मानता था। 4 जुलाई 2014 को नीलम ने जगराम से 10,000 रुपए मांगे। उसने कहा कि उसे बच्चों की स्कूल ड्रेस, फीस और घर के खर्च के लिए पैसे चाहिए। जगराम ने कहा कि वो पैसे का इंतजाम कर लेगा और उसे फोन करके बताएगा। उसी शाम जगराम ने नीलम को फोन किया और श्यामनगर चौराहे पर बुलाया। उसने लक्ष्मण को भी साथ लिया और अपनी कार में हथियार रख लिए। नीलम ने बच्चों से कहा, मैं तुम्हारी ड्रेस लेने दर्जी के पास जा रही हूँ। रास्ते में कुछ सामान भी खरीद लूंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे जाल में फंस रही थी जिससे वो कभी नहीं निकल पाएगी। श्यामनगर चौराहे पर जगराम अपनी कार में लक्ष्मण के साथ पहले से मौजूद था। रात के करीब 8 बजे थे और चौराहे पर भीड़ कम थी। नीलम वहां पहुंची और जगराम की कार में बैठ गई। जैसे ही कार चली, नीलम ने पैसे मांगे। जगराम ने साफ मना कर दिया, नीलम अब बहुत हो गया, मैं और पैसे नहीं दे सकता। नीलम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में आ गई और जगराम को बदनाम करने की धमकी देने लगी। तू सोचता है कि तू मुझे यूं ही छोड़ देगा? मैं सबको बता दूंगी कि तू मेरे साथ क्या क्या करता था। तेरी बीवी, तेरे बच्चे सब जान जाएंगे। नीलम की बातें सुनकर जगराम का गुस्सा फूट पड़ा। वो तो पहले से ही उसे खत्म करने का मन बना चुका था। मौका मिलते ही उसने कार में रखी लोहे की रॉड निकाली और नीलम के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। एक ही चोट में नीलम बेसुध होकर गिर पड़ी। इसके बाद जगराम ने नीलम की साड़ी से उसका गला कस दिया।
जिससे उसकी जान चली गई। पहचान छुपाने के लिए जगराम ने चाकू से नीलम के चेहरे पर कई वार किए। उसने इतने जोर से वार किए कि नीलम का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। लक्ष्मण चुपचाप कार चलाता रहा। रात के अंधेरे में जगराम और लक्ष्मण ने नीलम की लाश को नौबस्ता हाईवे के किनारे फेंक दिया और अपने घर लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 10 जुलाई 2014 को पुलिस ने जगराम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके साले लक्ष्मण सिंह को भी हिरासत में लिया गया। दोनों के खिलाफ नीलम की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जगराम को कानपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जगराम ने अपने गुनाह को कबूल किया। उसने बताया कि उसने नीलम को इसलिए मारा क्योंकि वो उसकी जिंदगी को नर्क बना रही थी। लक्ष्मण ने भी जगराम की बातों का समर्थन किया। कोर्ट ने सभी सबूतों, कॉल डिटेल्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जगराम के कबूलनामे को ध्यान में रखते हुए उसे और लक्ष्मण को हत्या का दोषी पाया। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, नीलम और जगराम की इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। ए, रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी। अगर शिवचरण और नीलम के बीच संवाद और प्यार होता तो शायद नीलम गलत रास्ते पर ना जाती। रिश्तों में विश्वास और खुलापन जरूरी है। तो अवैध संबंधों का अंजाम। अवैध संबंध कभी सुख नहीं देते, वो सिर्फ तबाही लाते हैं, जैसा कि नीलम और जगराम के साथ हुआ। 3, सच्चाई की जीत। अपराध कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, सच हमेशा सामने आता है। जगराम ने सोचा कि वो अपने पुलिस कनेक्शन से बच जाएगा, लेकिन सच्चाई ने उसे सजा दिलवाई। 4, परिवार को समय दें। हमें अपने परिवार और रिश्तों को समय देना चाहिए। अगर हम अपने प्रियजनों की जरूरतों को समझें और उनकी परेशानियों को दूर करें, तो शायद ऐसी त्रासदियां टाली जा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी नीलम की कहानी, जो एक प्यार की शुरुआत से शुरू हुई और एक खौफनाक हत्या पर खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर लाइक और कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी और उसकी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें और हमेशा सच का साथ दें। नमस्ते।